हेलो फ्रेंड्स, सीआईबी आपका एबीएम जो एग्ज़ाम है उसमें आपका चैप्टर में 25 का पार्ट 3 आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा रिपोर्ट्स बाय लिक्विडेटर। तो इससे पहले जो लिक्विडेटर का टॉपिक है वही हम कंप्लीट कर रहे हैं अभी। तो लिक्विडेटर के पास सारी पावर होती है कंपनी का लिक्विडेशन कराना, सारा कंट्रोल आपका लिक्विडेटर के हाथ में रहता है। तो कौन कौन सी रिपोर्ट जो है लिक्विडेटर को बनानी होती है। तो लिक्विडेटर शैल प्रिपेयर एंड सबमिट रिपोर्ट। तो एनसीएलटी को आप ये जो है सारे रिपोर्ट सबमिट करता है, पर कौन कौन से रिपोर्ट ये बनाता है उसके बारे में बात करेंगे। एक होता है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, फिर असेट मेमोरेंडम रिपोर्ट, तीसरा प्रोग्रेस रिपोर्ट, चौथा सेल्स रिपोर्ट, पांचवा मिनट्स ऑफ कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स एंड फाइनल रिपोर्ट बिफोर डिसोल्यूशन। ठीक है, तो इतनी सारी रिपोर्ट ये बनाता है। तो वन बाय वन इन रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आता है आपका प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। तो ये प्रीलिम मतलब ये शुरुआत की रिपोर्ट है। वो पहली बार जो है वो रिपोर्ट अपना आपका एजुकेटिंग अथॉरिटी जो कि आपका एनसीईआरटी उसको जो है रिपोर्ट भेज रहा है शुरुआत में। फर्स्ट डे जो है रिपोर्ट भेजेगा उसको प्रीलिमिनरी रिपोर्ट बोलेंगे। तो टाइमिंग क्या है, विद इन 75 डेज ऑफ लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन जिस दिन शुरू हुई तो उसके 75 दिन के अंदर अंदर जो है ये प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जो है एनसीईआरटी यानी एजुकेटिंग अथॉरिटी को देना है। तो इसमें क्या क्या रहेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या क्या है आपके कॉर्पोरेट का, कितना उसके पास कैपिटल है, उसके जो असेट्स या जो लाइबिलिटीज है और उनका एस्टिमेशन की कितनी उसकी वैल्यू है। और अगर कोई भी और जैसे कोई और अगर वो इंक्वायरी बिठाना चाहता है किसी भी मैटर में, जैसे उस कंपनी के प्रमोशंस को लेके और फेलियर को लेके कॉर्पोरेटर्स उसके रिगार्डिंग अगर कोई इंक्वायरी बिठाना चाहता है तो उसको लेके वो अपना इंटेंशन बताएगा कि ऐसी इंक्वायरी मैं चाहता हूँ। ठीक है, लिक्विडेटर ये बताएगा अपनी रिपोर्ट में। और कोई भी प्लान अगर जो है फॉर कैरिंग आउट लिक्विडेशन इंक्लूडिंग टाइम, मतलब क्या प्लान हम बनाएंगे, किस तरह से हम लिक्विडेशन करेंगे और कितने टाइम में ऐसा करेंगे और कितनी कॉस्ट आ सकती है। ठीक है, लिक्विडेशन कॉस्ट कितनी आ सकती है, तो वो सारी चीज़ें वो पहले अपने प्रिलिमिनरी प्लान में बताएगा। तो ये बिल्कुल शुरुआत की स्टेज है जिसके लिए टाइम लाइन है 75 डेज। ठीक है, शुरुआत से लेकर 75 दिन के अंदर रिपोर्ट बनानी होती है। रिपोर्ट में क्या है, कितना कैपिटल स्ट्रक्चर है, कितना आपका असेट्स और लायबिलिटीज उसका वैल्यू कितना है। तीसरा, अगर कोई आपको लगता है कि कोई इंक्वायरी बिठानी चाहिए इस कंपनी को लेके, इसके फेलियर को लेके, तो वो इंक्वायरी की बात भी वो इसी में रिपोर्ट में करेगा। चौथा, कि लिक्विडेशन में क्या वो प्लान है, किस प्लान के तहत वो लिक्विडेशन करेगा, कितना टाइम लगेगा और लिक्विडेशन में कितना खर्चा आएगा एस्टिमेशन। तो वो सारी चीजें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में रहती है। तो पहला हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे असेट मेमोरेंडम। असेट मेमोरेंडम क्या होता है। तो इसमें जो है असेट्स की वैल्यूज की सारी इसमें बात की जाएगी। ठीक है, असेट मेमोरेंडम जो है सेक्शन 36 के तहत जो आपने लिक्विडेशन स्टेट आपने देखा था ना, स्टेट में पूरी की पूरी हमने लिस्ट बनाई थी, तो वैसे ही जो है लिक्विडेटर एक असेट मेमोरेंडम रेडी करता है इसी के रिगार्डिंग। उसका टाइमिंग भी वही है 75 डेज। तो जब से आपका लिक्विडेशन शुरू हुआ तो उसका 75 डेज के अंदर अंदर असेट मेमोरेंडम आपको सबमिट करना होता है। इसमें क्या क्या डिटेल्स होगी, वैल्यू ऑफ असेट्स, तो अकेले में या सबको मिला के जो है सेट ऑफ असेट्स जो है कितनी उसकी असेट्स की वैल्यू आएगी। और मैनर ऑफ सेल, किस तरह से आप उसको बेचने वाले, एंड रीजन, इस तरह से आप बेच रहे हो तो क्यों, उसका रीजन क्या है। इंटेंट, मोड ऑफ सेल एंड रीजन फॉर सेल, आप उस सेल को किस तरीके से बेचेंगे, मोड ऑफ सेल किस तरह से रहेगा। और एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन, कितना अमाउंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बेच के कितना पैसा मिल जाएगा, या और भी कोई इन्फॉर्मेशन जो उसके रिगार्डिंग चाहिए हो। तो असेट मेमोरेंडम में असेट के रिगार्डिंग सारी बात होगी, असेट की वैल्यू कितनी है, कितने में उसको बेचा जाएगा, किस तरीके से बेचा जाएगा, उस सबका रीजन, कितना अमाउंट मिल सकता है बेच के, या और कोई इन्फॉर्मेशन, तो वो आपका असेट मेमोरेंडम में रहता है। तीसरा आता है प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट मतलब जैसे आप किसी क्लास में होते तो हर क्वार्टर में आपकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना, जिसमें पेरेंट आपके टीचर बताते हैं कि इतना इतना प्रोग्रेस है, इस तरह से है, इसमें इंप्रूवमेंट है। तो सेम ऐसी है कि लिक्विडेटर को तो अपॉइंट कर दिया है, बट लिक्विडेटर तो अपनी मर्जी से कैसे भी करता रहे, तो उसकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगनी जरूरी है। तो जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है उसको हर क्वार्टर में जो है अपना लिक्विडेटर को प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होती है। तो यहाँ पे दो तीन रिपोर्ट की चर्चा की हुई है। पहला है फर्स्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट कब देगा, विद इन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर। तो जिस क्वार्टर में उसको अपॉइंट किया गया उस क्वार्टर के खत्म होने के 15 दिन के अंदर अंदर उसको रिपोर्ट भेजनी है। सब्सिक्वेंट उसके आगे की रिपोर्ट कब देनी, विद इन 15 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ एवरी। तो बाद की रिपोर्ट कब भेजेगा, अगली, जब भी क्वार्टर खत्म होगा उसके खत्म होने के 15 दिन के अंदर अंदर भेजिए। मान लीजिए उसको 1 तारीख को जनवरी को जो है अपॉइंट किया गया, तो जनवरी पहला क्वार्टर कब आएगा, जनवरी के बाद पहला क्वार्टर आएगा 31 मार्च। तो 31 मार्च खत्म हो गया पहला क्वार्टर, तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर, तो यानी 15 अप्रैल से पहले पहले आपको रिपोर्ट भेजनी है। फिर बाकी अगले जो क्वार्टर्स आएंगे, अगला क्वार्टर्स आएगा मार्च अप्रैल मई जून, जून में आएगा। फिर जून खत्म हो गया तो जुलाई 15 से पहले पहले भेज दीजिए। फिर जून के बाद अगला आता है जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अगला आता है दिसंबर। तो जैसे जैसे क्वार्टर खत्म होता जाए उसके 15 दिन के अंदर भेज दीजिए। और पहली वाली रिपोर्ट कब भेजेंगे, जो पहला क्वार्टर आपका आएगा जब आपको अपॉइंट किया उसके बाद जो पहला क्वार्टर खत्म हुआ तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर, क्वार्टर खत्म होने के 15 दिन के अंदर अंदर भेज दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया। और
अगर मान लीजिए जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है सीज टू एक्ट एज लिक्विडेटर, मतलब वो लिक्विडेटर की पोस्ट या तो उसको हटाया जा रहा है, खुद से रेजिग्नेशन देके जा रहा है, तो उसने अब तक जो भी किया उस हद तक की, जिस डेट तक वो रहा उस दिन तक की जो है रिपोर्ट उसको देनी है। कब? 15 दिन के अंदर। तो जैसे जैसे उसका रोल सीज हो गया, उसको हटा दिया गया, तो उसके हटाने के 15 दिन के अंदर अंदर उसको रिपोर्ट जो है सबमिट करनी चाहिए। और प्रोग्रेस रिपोर्ट में है क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जो जो इन्फॉर्मेशन, मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करने का ये तो हमने टाइम पढ़ा है कि ये टाइमिंग है, पर उसमें क्या क्या रिपोर्ट होना चाहिए। उसमें होना चाहिए कि जो जो प्रोफेशनल्स अपॉइंट किए गए उनका टेन्योर क्या क्या है और कब उनको हटाया जा सकता है। और एक जो आपका मतलब जो भी स्टेक होल्डर की पूरी लिस्ट, कोई भी जो प्रॉपर्टी है जिसको बेचा जा रहा है उसकी लिस्ट, और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया, किस किस को किया गया, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्ड प्रॉपर्टीज कितनी, उसकी लिस्ट। फिर फी का भी यहाँ पे रहेगा कि ड्यूटी जो फी ड्यू कितना है, लिक्विडेटर का कितना रिसीव हुआ है पैसा, या फिर जो प्रोफेशनल जो अपॉइंट किए गए लिक्विडेशन के लिए उनको कितना पेमेंट मिला, या बाकी के एक्सपेंस जो कि लिक्विडेटर को मिले या नहीं मिले, उन सब की लिस्ट यहाँ पे रहेगी। और चेंज इफ एनी, अगर कोई एस्टिमेशन लिक्विडेशन कॉस्ट में अगर कुछ चेंज है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। जैसे लिक्विडेशन कॉस्ट स्टार्टिंग में बताई थी इतना खर्च आएगा, अगर उसमें कुछ चेंज है एस्टिमेशन से तो वो भी आपको सब कुछ बताना रहेगा। और एक और बात, अब हर बार जितना भी आपका रिसिप्ट या पेमेंट आ रहा है क्वार्टर का, तो वो रिपोर्ट तो आप भेज रहे हैं, पर साथ में जैसे ही आपका जो क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ हर रिसिप्ट एंड पेमेंट सिंस द लिक्विडेशन कमेंस डेट, तो मतलब जो भी आपका रिसिप्ट या पेमेंट हो रहा है उसका पूरा डिटेल जो है रिपोर्ट आपको सारी जो है इसमें मेंशन करनी चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट और बोला है कि जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगा फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर शैल इनक्लोज ऑडिटेड अकाउंट ऑफ द लिक्विडेटर रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो पूरे साल कितना रिसिप्ट और पेमेंट हुआ उसको एक बार ऑडिटर से भी चेक करा लीजिए, क्योंकि लिक्विडेटर क्या कर सकता है, कई बार फ्रॉड वो खुद भी कर सकता है। तो ऑडिटर से चेक कराना पड़ेगा पूरे साल कितना रिसिप्ट और पेमेंट हुआ, वो रिपोर्ट आपको अपनी फोर्थ क्वार्टर के रिपोर्ट के साथ जो है देनी होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेन मेन चीज़ें जो है आपको यहाँ पे बता दी है कि क्या क्या चीज़ें प्रोग्रेस रिपोर्ट में मेंशन रहेगी। एक नेक्स्ट आपका टॉपिक है अवॉइडेंस ऑफ हिस्टोरिकल ट्रांजिशन। हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है? पास्ट। ट्रांजिशन मतलब पास में कोई ट्रांजिशन हुई, अवॉइडेंस, उसको अवॉइड किया जाएगा। कब ऐसा किया जाएगा? अवॉइडेंस ऑफ, ये जो अवॉइडेंस ट्रांजिशन जो टर्म है ये एक ब्लैंकेट टर्म्स है। इसमें वो ट्रांजिशन जो कि सेक्शन 43 टू 51, तो जो आपका कोड है आईबीसी कोड 2016 उसके सेक्शन 43 से 51 में इस अवॉइडेंस ट्रांजिशन, जिसको आप ब्लैंकेट टर्म के तौर पे बोल सकते हैं, अवॉइडेंस ट्रांजिशन ये ब्लैंकेट टर्म है, तो इस अवॉइडेंस ट्रांजिशन की बात की तो इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला आता है प्रेफरेंशियल, दूसरा आता है अंडर वैल्यू, तीसरा आता है फ्रॉडुलेंट, चौथा आता है एक्सटॉर्शनेट। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल ट्रांजिशन का मतलब होता है इफ ए पर्सन इज गिवन एनी प्रेफरेंस इन एनी ट्रांजेक्शन बाय द बोरोवर विद द इफेक्ट ऑफ पुटिंग दैट पर्सन इन बेनिफिशियल पोजीशन। तो मान लीजिए जो आपका कस्टमर है, जो आपका डिफॉल्टर है, जिसके लिए सारा काम हो रहा है, जिसकी कंपनी को डिफॉल्ट किया जा रहा है, तो वो जो कंपनी है उसने किसी को कोई ट्रांजेक्शन में प्रेफरेंस दी थी। प्रेफरेंस का मतलब मान लीजिए इस कंपनी ने किसी को कुछ अपने प्रोडक्ट बेचे, तो बहुत ज़्यादा उस प्रोडक्ट के लिए मान लीजिए बिडिंग लगी थी, तो क्या इसको प्रेफरेंस दी गई थी, उसकी इसमें बात की जाएगी। अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन, क्या मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बेचती थी, तो क्या इसने किसी को अपने प्रोडक्ट बहुत सस्ते रेट पे बेचे, अंडर वैल्यू, जिसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम थी। और फ्रॉडुलेंट, क्या इस कंपनी के साथ किसी ने कोई फ्रॉड किया था। एक्सटॉर्शंस, इफ द बोरोवर हैज़ बीन एक्सटॉर्टेड क्रेडिट ट्रांसफर्स, मतलब किसी तरह से उसका एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की गई थी, मतलब लॉ के तहत वो ट्रांसफर्स नहीं थी, फिर भी वो ट्रांसफर्स की गई थी। तो इन चारों ट्रांसफर्स को हम क्या बोलेंगे? अवॉइडेबल ट्रांजेक्शंस बोलेंगे। तो इन चारों में से अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आपके सीडी यानी कॉर्पोरेट डेटर्स के साथ की गई होगी तो एनसीएलटी के पास पावर है। किस चीज़ की पावर? रिवर्स या ट्रांसफर। तो मान लीजिए इस तरह की चार तरह के ट्रांजेक्शन से कोई अगर असेट्स किसी को मिला होगा तो वो असेट्स वापस ले लिया जाएगा। रिलीज और डिस्चार्ज, अगर कोई सिक्योरिटी बैंकों ने इस तरह की किसी असेट्स पे ली थी तो वो सिक्योरिटी भी वापस हो जाएगी। मतलब चारों सभी चीज़ों को जो है एनसीएलटी कैंसिल कर देगा। किसी पर्सन को बेनिफिट मिले तो वो बेनिफिट वापस करने को बोला जाएगा। मॉडिफाई द टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन, जो टर्म्स जो थी उसमें मॉडिफिकेशन के लिए बोल देगा। और तो मतलब एनसीएलटी के पास पूरी पावर है कि चार तरीके से, यानी हमारे बोरोवर के साथ कोई डिफॉल्ट हुआ था, कोई फ्रॉड हुआ था, ठीक है, कोई प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन का फायदा हमारे बोरोवर ने किसी को दिया था, तो उन सबको जो है रिवर्स कर लिया जाएगा। तो एनसीएलटी के पास ये सारी पावर है। नेक्स्ट आपका लिक्विडेशन वैल्यू। लिक्विडेशन वैल्यू मतलब कितना अमाउंट मिल सकता है लिक्विडेशन से, सबको बेच के कितना अमाउंट मिलेगा। द एस्टिमेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द असेट ऑफ सीडी, आपका जो कॉर्पोरेट डेटर्स है उसकी जो वैल्यू है, उसके जो असेट्स है उसकी वैल्यू रियलाइजेबल मतलब उसको बेच के कितना पैसा मिलेगा, उसकी वैल्यू एज ऑन डेट ऑन विच एनसीएलटी एडमिटेड द सीआईआर एप्लीकेशन। तो जो पहली बार उसके लिए एनसीएलटी ने उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया था उस दिन पे जो है आपके जो कॉर्पोरेट डेटर्स है उसकी सभी असेट्स की कितनी वैल्यू है उसी को बोला जाएगा लिक्विडेशन वैल्यू। तो ये वैल्यू किस दिन में लेनी है? जब एनसीएलटी ने उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया था फर्स्ट टाइम, तो उस दिन जो वैल्यूज थी उसी को बोला जाएगा लिक्विडेशन वैल्यू। तो इतनी सारी चीज़ों को कंसिडर करना है ताकि आप लिक्विडेशन वैल्यू को जो है कंसिडर कर सके। तो पहला है दो टू रजिस्टर्ड, तो बैंक दो
दो रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो कि अपॉइंट किए जाएंगे लिक्विडेटर के द्वारा, और वो वैल्यूअर को बोलेगा। जैसे बैंकों में भी होता है ना, बैंकों के इम्पैनल जो इंजीनियर है वही कस्टमर अगर हाउसिंग लोन लेना है तो वही चेक करके बताता है। और आपको मालूम होगा जब प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ या उससे ज़्यादा, तो उसमें हम एक वैल्यूअर नहीं, दो वैल्यूअर की रिपोर्ट मांगते हैं। ठीक है, किसी किसी बैंकों के अलग अलग रिवाज होते हैं। तो अगर मतलब दो वैल्यूअर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो ज़्यादा अमाउंट की प्रॉपर्टी है तो सही वैल्यूएशन पता लग सके, क्योंकि एक वैल्यूअर कई बार गलत भी बोल सकता है। तो एक पे भरोसा ना करके अगर दो वैल्यूअर बोलेगा तो उस पे ज़्यादा बिलीव कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यूअर कौन होता है? इंजीनियर होता है जो प्रॉपर्टी को पर्सनली इंस्पेक्शन करके आएगा, देख के आएगा, फिर बताएगा हाँ इसकी कितनी प्रॉपर्टी। वो ऐसा वैल्यू कैसे बताता है? तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो वहाँ की मार्केट प्राइस क्या है, वहाँ का गवर्नमेंट रेट क्या है, तो सभी को देख के एक एवरेज वो जो वैल्यू बताता है। और वैल्यूएशन रिपोर्ट में मेंशन करता है ये इसका मार्केट प्राइस है, ये इसका रियलाइजेबल प्राइस है, ये गवर्नमेंट रेट है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट में बताता है। तो यहाँ पे भी वही होगा कि जो लिक्विडेटर है दो वैल्यूअर को वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, आपका रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, उन्हीं से जो है वैल्यूएशन रिपोर्ट लाने को बोलेगा। और अगर इफ द ओपिनियन, लेकिन अगर आपको जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स है यानी आपका जो लिक्विडेटर, अगर उसको लगता है कि जो दो एस्टिमेट दी गई है इस वैल्यूअर के द्वारा बहुत जो है सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, काफी डिफरेंट आ रहा है रिपोर्ट, तो एक तीसरा भी वैल्यूअर जो है उसको अपनी रिपोर्ट के लिए बोल सकता है। मतलब दो वैल्यूअर उनके अमाउंट में काफी वेरिएशन देखने को मिल रहा है, तो तीसरे वैल्यूअर की भी बात करेगा। द एवरेज ऑफ टू क्लोजेस्ट एस्टिमेट, तो उस केस में जो दो क्लोजेस्ट होगा, मान लीजिए इस केस में किसी एक वैल्यूअर ने बोला 20 लाख है, दूसरे ने बोला 40 लाख है। ठीक है, तो 20-40 काफी बिल्कुल डबल का डिफरेंस आ रहा है। फिर एक तीसरे को बुलाया जाएगा, उसने बोला 50 लाख है, तो इसमें से दो नियरेस्ट कौन है? 40-50, तो इनका एवरेज कर लिया जाएगा। तो 40 प्लस 50 कितना हो गया? 90, 90 डिवाइडेड बाई 2, तो इसमें आपका आ जाएगा 45। तो 45 जो वैल्यू इसको कंसिडर कर लिया जाएगा। तो अगर आपको क्या करना पड़ेगा? एवरेज ऑफ टू क्लोजेस, तो क्लोजेस ये दोनों क्लोज है ज्यादा, क्योंकि 20-40 तो काफी दूर है। तो जो क्लोजेस है उसका आपको एवरेज लेना पड़ेगा, और फिर जो है वही वैल्यू आपको कंसिडर करनी चाहिए। द वैल्यूएशन रिपोर्ट टू बी प्रोवाइडेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो जो भी वैल्यूएशन रिपोर्ट दिया जा रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए, ताकि फ्यूचर तक आप उसको स्टोर करके रख सकें। ठीक है, तो ये आपका लिक्विडेशन वैल्यू इसका हो गया। नेक्स्ट आता है प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विडेशन वैल्यू रियलाइज। तो जो भी अमाउंट मिलेगा तो उसमें प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा? प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अभी पैसा मिल चुका है, लिक्विडेशन ने बेचा है, उसको पैसा आया है, तो किस तरह से वो पैसे को बांटेगा? क्या वहाँ के एम्प्लॉय को पेमेंट पहले दी जाएगी, या फिर लिक्विडेटर अपने ही पेमेंट पहले खुद रखेगा, या फिर वो जो गवर्नमेंट का ड्यू वो पे करेगा? तो उसको लेके एक प्रॉपर प्रायोरिटी को लेके लिस्ट बताई गई है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी। ठीक है, जैसे शुरुआत की प्रायोरिटी देखेंगे, लास्ट की एक बार दो प्रायोरिटी, जैसे प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर। आपने देखा होगा कि हम देखते हैं कि शेयर होल्डर दो तरीके का होता है, एक होता है प्रेफरेंस और एक होता है इक्विटी। तो हमने देखा था जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नाम प्रेफरेंस इसलिए रखा गया क्योंकि इसको इक्विटी वाले से ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। मान लीजिए 100 रुपये बचे हैं, और जो प्रेफरेंस है उनका जो अमाउंट है वो 100 रुपये ड्यू है, तो पहले प्रेफरेंस वालों को पे किया जाएगा। उस केस में जो इक्विटी वाले हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमेशा जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी इक्विटी से। तो ये दो प्रेफरेंस तो आपको लास्ट की दिख गई होगी यहाँ पे, जी और एच, तो आपको वैसे ही याद होगी होगा देख के। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किससे प्रेफरेंस मिलेगी? इक्विटी से मिलेगी, बट बाकी जो बचे उनसे किसी से प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। लास्ट नंबर इन्हीं इन्हीं दो का आएगा, और उसमें जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसको बेटर प्रेफरेंस दी जाएगी एज कम्पेयर टू इक्विटी। इसके अलावा पूरी एक लिस्ट है, देखते हैं। पहला जो है आपका इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, कॉस्ट एंड लिक्विडेशन। तो ये जो आपने ये आईबीसी प्रोसीजर कराया, लिक्विडेशन कराया, तो उसमें जो खर्चा आया तो पहले अपना खर्चा लेंगे। ठीक है, लिक्विडेशन कॉस्ट पहले पे की जाए, उसको पहली प्रेफरेंस। फिर जो भी डेब्ट ड्यू थे, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, मतलब जिन्होंने कोई सिक्योरिटी जैसे हाउसिंग लोन इस तरह के क्रेडिटर्स, इन द इवेंट सच सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है रिक्वेस्ट, उन्होंने अपने राइट्स जो है लिक्विडेटर को दे दिए थे कि तुम ही प्रॉपर्टी को बेचो, उनका राइट्स, और जो आपके वर्कमैन है उनका ड्यू 24 मंथ्स तक का जो है ड्यू कंसिडर किया जाएगा, तो वो जो है सेकंड नंबर पे आएंगे। तीसरे पे जो वेजेस और अनपेड, जो एम्प्लॉय को जो है आपके एम्प्लॉय मतलब जो परमानेंट है उनका जो है सैलरी कंसिडर किया जाएगा 12 मंथ्स का। चौथे पे फाइनेंशियल डेप्थ, तो जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, ये कौन है? ये बिल्कुल ही अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है जिन्होंने कुछ भी जैसे पर्सनल लोन, जिन्होंने कुछ भी सिक्योरिटी जिनके पास नहीं था, तो ये वो हो जाएंगे। पांचवे पे कोई गवर्नमेंट का ड्यू है वो पे किया जाएगा, और 2 साल तक का इसमें कंसिडरेशन किया जाता है। और एंड डेप्ट ऑन टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स फॉर द अनपेड, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना राइट्स नहीं दिया होगा, खुद से बेच के आए होंगे, तो उसके इसमें जो उनका अनपेड अमाउंट बचा होगा तो उसका क्लेम भी वो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जैसे हाउसिंग लोन बैंक ने खुद से बेचा बट पूरा रिकवर नहीं हो पाया जितना लोन दिया था। लोन मान लीजिए दिया था 20 लाख का, बेच के मिले 10 लाख, तो 10 लाख अभी भी बचे, तो इनको छठे नंबर पे, ये सॉरी यहाँ पे इनको प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, पांचवें नंबर पे। फिर नेक्स्ट कोई और किसी का ड्यू बचा है वो पे किया जाएगा। फिर लास्ट में दो आपके यही बचेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी, क्योंकि शेयर होल्डर कौन है? शेयर होल्डर कंपनी के मालिक है, मालिक का नंबर सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, आप मालिक है तो पहले बाकियों के उधार को चुकाइए, पैसा बचेगा तभी आपको मिलेगा, तो इसीलिए ये प्रेफरेंस और इक्विटी वाले लास्ट में। तो मालिक भी दो तरह के, एक है प्रेफरेंस वाले और एक है नॉर्मल। तो जो प्रेफरेंस वाले मालिक है, शेयर होल्डर है, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, इसलिए उनको पहले रखा गया, और लास्ट में कुछ बचेगा तो इक्विटी। पर चांस बहुत कम है कि कुछ बच जाए, पर अगर बच जाता है तो वो इक्विटी वाले को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रेफरेंस कंप्लीट हो गया।
राइट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ड्यूरिंग लिक्विडेशंस, तो जो क्रेडिटर्स है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिक्विडेशंस में उसका क्या राइट रहता है इसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे बताया कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स किसको बोला जाएगा, इसने लोन दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी भी साथ में ली, जैसे हाउसिंग लोन हो गया, ठीक है, या कोई मॉर्गेज लोन जिसमें प्रॉपर सिक्योरिटी उसके पास अवेलेबल है, उसको बोला जाएगा सिक्योर्ड क्रेडिट। तो इसके राइट की बात की, इसको क्या क्या राइट मिलता है। तो जब लिक्विडेशन का प्रोसेस चल रहा होता है तो इधर ऑप्ट टू स्टैंड आउटसाइड, तो वो या तो लिक्विडेशन प्रोसेस से बाहर जा सकता है बाय ऑप्टिंग टू इन्फोर्स हर सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑन हर ओन। मान लीजिए इसने हाउसिंग लोन लिया, मान लीजिए बैंक का नाम है एसबीआई, तो उसके पास दो तरीके, या तो वो अपना राइट छोड़ देगा और बोलेगा कि एसबीआई जो है बैंक बोलेगा लिक्विडेटर को कि तुम ये बेच के पैसा हमें दो, या दूसरा राइट जो है सेकंड में लिखा है ना, रिलिंक्विश हर इंटरेस्ट इन फेवर ज्वाइनिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस, तो बोलेगा कि वो अपना, अगर आपको लिक्विडेशन प्रोसेस का पार्ट बनना है तो आपके जो अपने राइट है वो तो आपको छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी मान लीजिए हाउसिंग लोन, बैंकों के नाम पे हाउसिंग लोन है, तो एसबीआई बैंक के पास दो ऑप्शन है, या तो वो खुद से हाउसिंग लोन बेचे बैंकों के पास, जैसे सरफासी या डीआरटी, उसके थ्रू अपना बेचे खुद से और रिकवर करे, इसमें भी काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप लिक्विडेशन वाले को ज्वाइन कीजिए, इसमें आपको लिक्विडेशन को इग्नोर करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, बट इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास बचा हुआ पैसा आप रिकवर नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। आपका आपको 5 नंबर पर प्रायोरिटी दी जाती है ना, कि अगर कुछ पैसा बच गया, अगर आप खुद से रिकवर कर रहे थे, कुछ अनपेड ड्यू है, तब आपको 5 नंबर पर प्रायोरिटी तो दी जाएगी। दूसरा तरीका, आप लिक्विडेशन प्रोसेस के साथ ही मिल जाइए, जो प्रॉपर्टी है वो आप लिक्विडेटर को दे दीजिए और वो खुद से बेच के आपको पैसा देगा। तो दो ऑप्शंस रहते हैं, तो वही यहाँ पे राइट की बात की गई है कि मर्जी है सिक्योर क्रेडिटर्स की, या तो वो लिक्विडेटर के साथ मिलके काम करे या फिर खुद से जो है अपना अकेले बेचे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे आपको लिखी हुई है। और फिर लिखा है द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हु हैज ऑप्टेड टू इन्फोर्स अ सिक्योरिटी जो है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 52 मे आल्सो जॉइन द लिक्विडेशन प्रोसेस अंडर 53 टू रिकवर एनी बैलेंस एट मच ए लोअर प्रायोरिटी। तो 52 के तहत तो उसने ज्वाइन कर लिया, अगर उसका कुछ पैसा अनक्लेम रह गया तो 53 के तहत उसको रिकवर कर सकता है। और इसमें बैंकों को लेके कुछ बताया हुआ है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन बेनिफिशियरी फैक्टर फॉर ज्वाइनिंग, कि मतलब जैसे एसबीआई है उसको क्या करना चाहिए, क्या उसको लिक्विडेशन के साथ जाना चाहिए या खुद से अपना बेचना चाहिए, तो क्या बेटर है उसके बारे में बात की गई है। लिक्विडेटर हैज़ द बीइंग द ऑफिसर ऑफ कोर्ट, तो लिक्विडेटर जो है कोर्ट के द्वारा अपॉइंट होता है और उसी का ऑफिसर है, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी काम और जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बैंकों का ऑथराइज ऑफिसर्स, ठीक है, जिसको सरफासी के तहत जो पावर दी गई है या डीआरटी के तहत वो रिकवर कर रहा है, तो उनसे कहीं ज़्यादा पावर लिक्विडेटर के पास है, तो इसके पास ज़्यादा पावर तो बेटर वे में और जल्दी आपका काम कर सकता है। बैंक प्रायोरिटी ऑफ क्लेम इज बेटर देन डीआरटी और सरफेसी विद रेफरेंस टू सोवेन ड्यू व्हेन द असेट, तो जब भी पैसा लिक्विडेटर बेचेगा तो बैंकों के असेट्स को, लोन को प्रायोरिटी दिया जाएगा एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट ड्यू, गवर्नमेंट से ज़्यादा इनको प्रेफरेंस मिलेगी, तो पेमेंट इनकी पहले मिल जाएगी। और ये जो काम करता है लिक्विडेटर, बहुत टाइमली इसको टाइम दिया गया, इतने टाइम में आपको करना है, और काफ़ी ट्रांसपेरेंट वे में काम करता है, जो भी रिपोर्ट है प्रॉपर वो भेजता है और सारी चीज़ें उसकी ऑडिट भी कराई जाती है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि लिक्विडेटर कुछ पैसा रख लेगा, तो अपनी तरफ से वो बेस्ट सही तरह से जो है कोशिश करता है। अ, ये सारे इसके मेन मेन फायदे यहाँ पे बताए। अगर मान लीजिए बैंक ने क्या किया, ऑप्ट आउट किया लिक्विडेशन प्रोसेस, ठीक है, मतलब लिक्विडेशन प्रोसेस को इग्नोर कर दिया और खुद से सरफासी या डीआरटी के थ्रू जा रहा है आप अपना प्रॉपर्टी बेच के पेमेंट रिकवर, तो उसमें काफ़ी बैंकों का खर्चा आ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी इसमें लग जाएगा, तो बेटर आप लिक्विडेटर को दे दीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वही आपको काम करके देगा। और जो लिक्विडेटर है जनरली वो जो है बायर, आपकी प्रॉपर्टी के लिए जो है बायर ढूंढता है, वो अच्छा रेट रिकवर कर सकता है, मतलब ये ज़्यादा अमाउंट रिकवर कर सकता है अगर आप खुद से जाएंगे उसके कंपेरिजन में। और क्योंकि बैंकों के पास ज़्यादा टाइम नहीं, तो जनरली फटाफट से बेच के अपना जाने का कोशिश करते हैं, तो अच्छा अमाउंट नहीं मिल पाता, बट लिक्विडेटर आपका ज़्यादा अमाउंट जो है प्रॉपर्टी को ज़्यादा अमाउंट में बेच पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका पूरा लोन जो है ये आपको रिकवर करके दे, ठीक है। ये सारे आपके यहाँ पे फायदे हो गए। तो इसी इन्हीं सभी फायदों से हमें पता लगा कि लिक्विडेटर के साथ जाके अपनी सिक्योरिटी को बेच के रिकवर करना ज़्यादा बेटर है बैंकों के लिए, उसके फायदे यहाँ पे बताए हुए। नेक्स्ट आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में क्या डिफरेंस है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर जिसने कोई लोन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं हुई है, तो वो आपका सिक्योर्ड हो गया। अनसिक्योर्ड जिसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो आपका अनसिक्योर्ड हो गया। पर किस केस में, किसी किसी केस में जो सिक्योर्ड है वो भी अनसिक्योर्ड बन सकता है, ऐसा। तो यहाँ पे लिखा है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अगर उसने अपने राइट्स जो है त्याग दिए और उसने जो है लिक्विडेटर को बोला कि अब ये प्रॉपर्टी, ये हाउसिंग लोन, ये लोन हाउस तुम ले लो, इसको बेच के मुझे पैसा दो, तो उस केस में अब वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स नहीं रहा, ठीक है। तो पहले तो हाउस जो था एसबीआई की कस्टडी में था, तो एसबीआई तब तक सिक्योर्ड क्रेडिटर था, जैसे ही एसबीआई ने अपना जो घर है, जो कस्टमर का जो घर है हाउसिंग लोन के तौर पे जो कि डिफॉल्ट हो गया, उसको लिक्विडेटर को दे दिया, तो वैसे ही जो एसबीआई वो अनसिक्योर्ड बन गया, क्योंकि अब उसके पास सिक्योरिटी नहीं, उसने अपना जो राइट है, अपने राइट को त्याग दिया, अभी जो राइट है घर पे जो हक है वो लिक्विडेटर का, वही इसको बेच के एसबीआई को पैसे देगा, तो उस केस में जो एसबीआई वो अनसिक्योर्ड बन गया।
एक और केस यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए एसबीआई ने क्या किया, अपना राइट नहीं त्यागा और एसबीआई ने खुद से जो है लोन को रिकवर करने की कोशिश की। मान लीजिए एसबीआई ने 50 लाख का हाउसिंग लोन दिया था, अभी इंटरेस्ट मिला के 80 लाख हो गया। एसबीआई ने बोला कि नहीं, मैं लिक्विडेटर के साथ नहीं, खुद से जाके घर को बेचूंगा, और एसबीआई ने घर को बेचा और बेच के उसको मिले सिर्फ 40 लाख। ड्यू कितना था, 80 लाख, सिर्फ 40 लाख का रिकवरी हो गया। तो घर तो बैंक के हाथ से गया क्योंकि बिक गया 40 लाख में, फिर भी 80 माइनस 40, 40 लाख बचे। तो जो अनड्यू पोर्शन, जो कि पूरा अमाउंट रिकवर नहीं हो पाया, तो जो अनरिकवर अमाउंट है उसके लिए जो अभी एसबीआई जो अनसिक्योर्ड बन गया, वही लिखा है कि सेकंड केस में अगर वो लिक्विडेशन से बाहर जाके प्रॉपर्टी को बेच रहा है, उस केस में जो अमाउंट रिकवर हो गया उसके लिए तो सिक्योर्ड था, लेकिन जैसे ही उसने प्रॉपर्टी बेच दी और फिर भी उसका पूरा लोन रिपे नहीं हो पाया, तो जो उसका अनपेड डेप्ट है उसके लिए उसको अनसिक्योर्ड माना जाएगा। तो सिंपल है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, जब तक आपके कस्टडी में प्रॉपर्टी है तब तक आप सिक्योर है। जैसे ही वो प्रॉपर्टी आपने बेच दी, जैसे आपने अपनी प्रॉपर्टी लिक्विडेटर को दे दी, वैसे आप अनसिक्योर बन गए। दूसरे केस में आपने लिक्विडेटर को नहीं दी, फिर भी आप अनसिक्योर बन सकते हैं। कैसे, आपने प्रॉपर्टी बेच दी लेकिन पूरा पैसा रिकवर नहीं हो पाया, 80 लाख का लोन था, सिर्फ 40 लाख ही रिकवर हो पाए, और प्रॉपर्टी भी आपने बेच दी। अब आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो जो बैलेंस आपका 40 लाख अनड्यू जो बचा, अनड्यू डेप्ट, उसके लिए आप एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स माने जाएंगे। नेक्स्ट है रियलाइजेशन ऑफ असेट, बेचना, और उसी की बात इसमें की गई है, असेट्स का रियलाइजेशन। असेट को बेचना और उससे पैसे, उसको पैसा रिकवर करना, बेच के पैसे रिकवर करना, वही रियलाइजेशन ऑफ असेट है। तो लिक्विडेटर, जैसे हमने कहा था, लिक्विडेटर के पास सारी पावर है, शुरुआत से लेकर एंड तक सारा काम लिक्विडेटर ही करता है। तो उसके पास पावर है कि वो जो असेट्स है, स्टैंड अलोन मतलब अकेला अकेला असेट्स बेचे या सबको मिलके एक साथ बेचे, कलेक्टिवली बेचे, जैसा भी चाहे वो उस असेट्स को बेच सकता है, पूरी पावर लिक्विडेटर के पास रहती है। और कई बार ज़्यादातर जो है नॉर्मली क्या होता है, ऑक्शनिंग की जाती है, जो प्रॉपर्टी होती है उसकी प्रॉपर ऑक्शन की जाती है, और जो सबसे हाईएस्ट बोली लगाता है उसको प्रॉपर्टी दे दी जाती है। पर कुछ पेरिशेबल एसेट होते हैं, मतलब जो ज़्यादा टाइम तक नहीं स्टोर किए जा सकते, ठीक है, जो ज़्यादा टाइम स्टोर करेंगे तो जैसे कहते हैं ना एक्सपायर डेट, जो कि एक्सपायर हो जाएंगे। मान लीजिए कुछ कंपनी है, वो कुछ फूड प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, कोई भी फूड प्रोडक्ट है जिसमें जो है जो प्रोडक्ट है वो 5-6 महीने या 2-3 महीने में खराब हो जाएंगे, तो उस केस में ऑक्शन का वेट ना करके अगर चाहे तो प्राइवेट सेल के तहत भी जो है बेच सकते हैं। बट इस बात को इंश्योर करना होता है कि जो कॉर्पोरेट डेटर्स है वो या उसकी कोई रिलेटेड पार्टी वो उस प्राइवेट सेल में जो पार्टिसिपेट नहीं करनी चाहिए, उनको नहीं बेचना, किसी और को आप बेच सकते हैं। लिक्विडेशन प्रोसीड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, तो अब असेट्स बिक गए, लिक्विडेशन हो चुका है, आप ये वो किस तरह से जो है आप उसके पैसे को, जो असेट्स से जो पैसा मिला बेच के, तो उस पैसे को किस तरह से आप करेंगे आगे। लिक्विडेशन शैल ओपन, तो जो लिक्विडेटर है वो एक बैंक अकाउंट ओपन करेगा उसी कॉर्पोरेट डेटर्स के नाम पे, जो कस्टमर है उसी के नाम पे एक अकाउंट ओपन करेगा, फॉलो बाय द वर्ड्स इन लिक्विडेशन इन ए शेड्यूल बैंक। तो लिक्विडेटर क्या करेगा, शेड्यूल बैंक में जाएगा, वो जो कस्टमर है, मान लीजिए कस्टमर का नाम है कुछ भी रख लीजिए, मान लीजिए कोई भी लिमिटेड, एक्सवाइजेड लिमिटेड मान लीजिए कुछ भी, तो कंपनी के नाम के पीछे इन लिक्विडेशन वर्ड लगेगा, ताकि बैंकों को पता लगे कि लिक्विडेशन वाला अकाउंट ओपन हुआ है ना। सर सिर्फ याद रखने के लिए इन लिक्विडेशन जो है अकाउंट के पीछे आप रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कई बार होता है मोहन एंड सन्स, इस तरह के जो अकाउंट होते हैं इन लिक्विडेशन, इस तरह से आपको शेड्यूल बैंक में अकाउंट ओपन करना है, और जो भी पैसा उसके असेट्स को बेच के मिलेगा तो उस पैसे को उस अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना चाहिए। और जो भी पैसा मिलेगा डिपॉजिट करना है, सारा पैसा, चाहे चेक के थ्रू मिला, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, कैसे भी मिला, वो सारा का सारा पैसा आपको यहाँ पे जमा करना है। किस, और आपको सेम डे कोशिश करनी है कि सेम डे हो जाए, विदाउट एनी डिडक्शन, नॉट जैसा था केस में नेक्स्ट वर्किंग डे। जैसे आज शाम को मान लीजिए ऑक्शन की गई, थोड़ा पेमेंट आते थे, लेट हो गया, तो बैंक तो क्लोज हो जाता है 4 बजे के बाद, तो उस केस में क्या करेंगे, अगले दिन जाके आप जमा कर सकते हो। तो मैक्सिमम नेक्स्ट वर्किंग डे तक जो है लिक्विडेटर को पैसा उसके जो डेटर्स है जिसके नाम पे अकाउंट ओपन हुआ है तो वहां पे जमा कर देना है। और जो लिक्विडेटर है वो चाहे तो कैश 1 लाख रुपए तक का रख सकता है, और उससे ज़्यादा अमाउंट भी रख सकता है अगर एडजुकेटिंग अथॉरिटी, आपकी जो एनसीएलटी, अगर उसको परमिशन इस बात को देती है, क्योंकि लिक्विडेशन कॉस्ट भी छोटे मोटे खर्चे आते हैं ना, तो उसके लिए अगर चाहे तो वो 1 लाख तक का कैश वो रख सकती है। और ऑल पेमेंट, अगर लिक्विडेटर कोई भी पेमेंट कर रहा है और वो अमाउंट अगर 5,000 से ज़्यादा है, तो उस केस में चेक के थ्रू करनी, कैश में नहीं होनी है, ठीक है। चेक के थ्रू या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू आपको पेमेंट करनी है, कब, जब लिक्विडेटर कोई छोटा मोटा खर्चा कर रहा है और उसकी वैल्यू 5,000 से ज़्यादा है। 5,000 से कम है तो कैश ओके, उससे ज़्यादा तो आपको प्रॉपर प्रूफ देना पड़ेगा, चेक के थ्रू या ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन, अब पैसे को बांटने की बारी आएगी, कैसे कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट इसमें होगा। तो यहाँ पे पहले सेकंड पॉइंट देखते हैं, इसमें बोला है कि लिक्विडेटर को जो है पैसा बांट देना है, जो भी पैसा प्रॉपर्टी को बेच के मिला है, असेट्स को बेच के जो रियलाइजेशन मिला है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 90 डेज के अंदर, ठीक है, 90 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द रिसिप्ट। तो जिस दिन पैसा मिला 90 दिन के अंदर अंदर आप बांट दीजिए, जिस जिसका पैसा है स्टेक होल्डर्स को बांट दीजिए, ठीक है। सेकंड बोला है, थर्ड बोला है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट, आपका जो खर्चा आया या लिक्विडेशन का जो खर्चा है उसको तो सबसे पहले लेंगे, ये हमने प्रेफरेंस में भी देखा था कि सबसे पहले लिक्विडेशन वाले का खर्चा या इंसॉल्वेंसी में कोई खर्चा है तो उसको पहले लेना है, तो पहले इनका पेमेंट
कर दीजिए। फिर जो पैसा बचा जिसका पैसा जो जो क्रेडिटर्स है उनको बांट दीजिए। 90 डेज का टाइम है, पर उससे पहले का जो पॉइंट है ये लास्ट में है कि आप जो है लिक्विडेटर शैल नॉट कमेंस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पैसा आप तब तक नहीं बांट सकते जब तक जो भी आपके स्टेक होल्डर्स की लिस्ट है और असेट मेमोरेंडम, मतलब ये असेट्स है इनके बारे में जो लिस्ट है और स्टेक होल्डर की जो लिस्ट है, आपको एडजुकेटिंग अथॉरिटी को फाइल उनको इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी, आपको फाइल करनी पड़ेगी। जब आप फाइल करेंगे उसके बाद ही आप बांटने वाला काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो गया। नेक्स्ट आता है आपका असेट सेल रिपोर्ट। असेट सेल रिपोर्ट क्या होगा? ऑन रिक्वेस्ट ऑन सेल ऑफ असेट द लिक्विडेटर शैल प्रिपेयर असेट सेल रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो कौन कौन से असेट्स हैं और कितने में इसको बेचा, ये सारी चीजें किस तरह से बेचा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके असेट सेल रिपोर्ट में होगी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा? रियलाइज वैल्यू, कितना कितने में असेट बेचा, कॉस्ट ऑफ रिलेशन, बेचने में कितना खर्चा आया, किस तरीके से आपने इसको बेचा। इफ द वैल्यू रिलेशन इज लेस, तो स्टार्टिंग में असेट मेमोरेंडम में आपने बताया था कि इतने तक का असेट्स का वैल्यू है, इतना रियलाइजेबल वैल्यू हो सकता है। अगर उससे कम में बिका तो क्या उसका रीजन है वो भी बताना पड़ेगा। द पर्सन टू होम द सेल इज मेड, किसको आपने बेचा, एनी अदर डिटेल्स, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सब आपकी असेट सेल में होगी। असेट सेल में मतलब जो जो प्रॉपर्टी बेची गई है, कितने में बेची गई, कौन सी प्रॉपर्टी बेची, किस तरह से आपने बेची है। आपने असेट मेमोरेंडम में बोला था कि ये प्रॉपर्टी इतने की बिकेगी, अगर वो कम में बिकी तो उसका रीजन मेंशन करना पड़ेगा, किसको बेची। तो ये सारी आपकी असेट सेल रिपोर्ट में मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है टाइम लाइन प्रिस्क्राइब फॉर कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस, तो कितने दिन में प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो हर चीज़ का टाइम दिया हुआ है इसमें। तो लिक्विडेशन प्रोसेस का टाइम है कि आपको कम से कम 1 साल के अंदर, जब लिक्विडेशन की शुरुआत हुई तो उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको इसको पूरा कर देना है। और और अगर किसी किसी केस में जो है आपका 32A के तहत बोला हुआ है कि किसी किसी केस में जो एडिशनल पीरियड आपको 90 डेज का मिलेगा। तो लिक्विडेशन का टाइम कितना? 1 ईयर, और अगर चाहे तो 90 डेज का टाइम बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अगर लिक्विडेटर फेल हो जाता है 1 साल के अंदर अंदर भी, मतलब 1 साल हो गया फिर भी पेमेंट जो है नहीं कर पाया, लिक्विडेशन नहीं हो पाया, तो उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एडजुकेटिंग अथॉरिटी, जो कि आपका एनसीएलटी, उसको बताना पड़ेगा कि क्या रीजन है। ठीक है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लिक्विडेशन क्यों नहीं वो कर पाया, कंप्लीट क्यों नहीं कर पाया, और अगर मेरे को थोड़ा सा और टाइम चाहिए, एडिशनल टाइम कितना और चाहिए, तो वो सब चीजें एक एप्लीकेशन के थ्रू एनसीएलटी को, एडजुकेटिंग अथॉरिटी को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम कंप्लीशन वही है 1 ईयर, किसी किसी केस में 90 डेज का एक्सटेंशन मिलेगा। फिर भी काम नहीं बना तो आपको एक रिपोर्ट जो है आपको मतलब 90 डेज, 1 ईयर हो गया उसके बाद भी अगर आप नहीं कर पाए तो पहले आपको एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी एडजुकेटिंग अथॉरिटी को, रीजन बताना पड़ेगा कि 1 साल में आप काम क्यों नहीं कर पाए और कितना टाइम आपको और चाहिए। एक आता है फाइनल रिपोर्ट प्रेयर टू डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब कंपनी को पूरा ही आप डिसॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल ही अब उसका अस्तित्व खत्म होने जा रहा है, तो उसमें उससे पहले आपको एक फाइनल रिपोर्ट भी भेजनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं ना आखिरी इच्छा, इस तरह से कुछ। मतलब इसमें इच्छा की बात नहीं है, इसमें बस ये है कि एक फाइनल रिपोर्ट जाएगी कंपनी के डिसॉल्व। अब ऐसा नहीं कि इस कंपनी को कोई रोक सकता, डिसॉल्व तो उसको होना ही, बट एक फाइनल डिसॉल्व होने से पहले एक रिपोर्ट जो है भेजी जाएगी। यहाँ पे लिखा है व्हेन द कॉर्पोरेट डेटर्स इज लिक्विडेटेड, जब उसको मतलब लिक्विडेशन हो रहा है, उसके एसेट्स को सबको बेचा जाएगा। लिक्विडेटर शेट मेक अकाउंट ऑफ लिक्विडेशंस शोइंग हाउ इट हैज बीन कंडक्टेड एंड हाउ द कॉर्पोरेट डेटर्स असेट हैज बीन लिक्विडेड, तो लिक्विडेटर जो है बताएगा कि किस तरह से उसके एसेट्स को बेचा गया। इफ लिक्विडेशन कॉस्ट एक्सीड द एस्टिमेशन, लिक्विडेशन कॉस्ट इसने स्टार्टिंग में एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी थी, उसमें उसने बताया था कि मेरे को लिक्विडेशन कॉस्ट में इतना खर्चा आएगा, लेकिन अगर खर्चा ज़्यादा आ गया तो उसको बताना पड़ेगा कि क्या रीज़न है, ये खर्चा ज़्यादा कैसे आ गया। ठीक है, उसके साथ जो लिक्विडेटर क्या करेगा, एक एप्लीकेशन देगा। उस एप्लीकेशन में बताएगा कि अलोंग विथ फाइनल रिपोर्ट एंड द कंप्लायंस सर्टिफिकेट टू द एजुकेटिंग अथॉरिटी, तो एक एप्लीकेशन देगा फाइनल रिपोर्ट के साथ। और उसमें क्या मेंशन होना चाहिए? उसमें मेंशन होना चाहिए कि मतलब कंप्लायंस सर्टिफिकेट रहना चाहिए फॉर किस इसको लेके, कंप्लायंस सर्टिफिकेट क्लोजर ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस, जो कॉर्पोरेट डेटर्स है उसका लिक्विडेशन प्रोसेस अभी क्लोज हो चुका है। ठीक है, वेयर कॉर्पोरेट डेटर्स इज सोल्ड एज ए गोइंग कंसर्न, तो अभी वो जो सेलिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड, फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स, अब उसका डिसोल्यूशन का टाइम आया, तो इसको चीज को लेके जो है उनको प्रॉपर एक कंप्लायंस का सर्टिफिकेट जो है देना पड़ेगा फाइनल रिपोर्ट के साथ, किसको? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स। अब क्या होगा कि कंपनी के तो सारे एसेट्स बिक चुके हैं, कंप्लीटली लिक्विडेट, मतलब सब कुछ बिक चुका है, अब कुछ कंपनी का बचा नहीं, बस उसका नाम बचा हुआ है। नाम को भी जो है नाम को भी खत्म करना है, ये लास्ट स्टेज है। लिक्विडेटर जो है वो एप्लीकेशन देगा एजुकेटिंग अथॉरिटी को डिसोल्यूशन की, हमने यहाँ पे देखा था ना, एक एप्लीकेशन देगा कॉर्पोरेट डेटर्स के डिसोल्यूशन के बारे में। फिर जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है वो ऑर्डर पास करेगी कि डिसॉल्व की जाती है फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, जिस दिन ये ऑर्डर देगी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उस दिन से उसको डिसॉल्व मान लिया जाएगा। और जो कॉर्पोरेट डेटर्स है उसका नाम, अब तो नाम ही बचा था, प्रॉपर्टी तो सारी बिक गई थी, बस नाम ही नाम बचा था, अब नाम भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब नाम जब आप जानते हैं कोई नई नई कंपनी बनती है तो उसको कहाँ करना पड़ता है? आरओसी, कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी एक्ट के तहत तो रजिस्टर्ड की जाती है, तो कंपनी में तो उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो अब क्या किया जाएगा, ये जो आपकी ये जो कॉपी है डिसोल्यूशन की कॉपी, ये फॉरवर्ड कर दी जाएगी
अथॉरिटी विद विच, तो जहाँ पे आपका कॉर्पोरेट डेटर्स जो है रजिस्टर्ड हुआ था कंपनी एक्ट के तहत, आरओसी, वहाँ पे जो है रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास आपको ये इन्फॉर्मेशन भेजनी है विद इन 7 डेज। तो 7 दिन के अंदर आपको बताना है कि हाँ ये डिसॉल्व हो चुकी है कंपनी। सो आरओसी क्या करेगी, जो उसका नाम उसके रिकॉर्ड में होगा, रजिस्टर में जो होगा, उसके नाम को भी डिलीट कर देगी। तो जो एक लास्ट एग्जिस्टेंस बचा था वो भी खत्म हो गया। ठीक है, इसके साथ ये कंपनी का रेजोल्यूशन ये पूरा कंप्लीट आपका हो गया है। ठीक है, ये टॉपिक हो गया। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, प्री पैक्ड, ये देखेंगे। और ये चलिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना। और ठीक है, रिवीजन में इसको थोड़ा सा एक बार और देखेंगे, पर पहले जो आपका लास्ट टॉपिक है इसको कंप्लीट करते हैं। ये है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमई। तो एक और बात, अभी तक जो हमने पढ़ा, ये जितना भी हमने प्रोसेस पढ़ा, ये किसके लिए था? ये था हमारा किसी भी कॉर्पोरेट के लिए। ये जो जहाँ पे हमने लिक्विडेशन की बात की या फिर हमने रिजोल्यूशन की बात की, अभी तक जो हमने पढ़ा, अभी तक ये हमने पढ़ा रिजोल्यूशन के बारे में, लिक्विडेशन के बारे में हमने पढ़ा, ये किसी भी कॉर्पोरेट के लिए था। ठीक है, कॉर्पोरेट के लिए, कोई भी कंपनी। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये जो लास्ट आपका टॉपिक है, ये आई थिंक 1 या 2 पेज का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक ही पेज का आपका टॉपिक है। यहाँ पे तो बस आपका कंपेरिजन किया हुआ है इस प्रोसेस में। आपका आपका जो CIRP, उस प्रोसेस में PIRP क्या है, जो हम अभी हम देख रहे हैं, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी, ये आपका, इसको शॉर्ट में PIRP बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा नाम हम बार बार नहीं लेंगे। PIRP, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो ये PIRP, और इससे पहले जो हमने खत्म किया वो हमने क्या देखा? CIRP। ठीक है, तो CIRP किसी भी कॉर्पोरेट के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन PIRP सिर्फ स्ट्रेस्ड माइक्रो, तो जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री है, सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है। PIRP सभी के लिए नहीं है। और ये क्या था, इसके लिए मिनिमम अमाउंट कम से कम 1 करोड़ का या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, तभी आप CIRP में क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए 1 करोड़ से कम, तो 1 करोड़ से कम वाली जो कंपनीज है, सिर्फ उनके लिए PIRP है। 2 कंडीशन है, एक तो पैसा जो अमाउंट है 1 करोड़ से कम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन MSMEs होनी चाहिए। ठीक है, 2 कंडीशन है, तभी आपका ये PIRP यानी कि प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर स्ट्रेस MSME तब काम करेगा। ठीक है, 2 कंडीशन है, 1 करोड़ से कम का लोन होना चाहिए और MSMEs होनी चाहिए। 1 करोड़ से ज्यादा तो CIRP है ही 1 करोड़ से ज्यादा, उससे कम के लिए। ठीक है, चलिए, जो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान फॉर स्ट्रेस, तो जो माइक्रो स्मॉल और जो मीडियम इंटरप्राइज है, जो स्ट्रेस है, मतलब जो NPA की स्टेज में, तो उनके लिए ये है। और MSMEs इज क्रेडिटेड टू क्विकली वर्क आउट ए प्लान टू टर्न अराउंड द MSME कॉर्पोरेट एंटिटी विदाउट ए बैंक्रप्सी। तो मतलब बैंक्रप्सी प्रोसेस के बिना इस तरह की जो एंटिटीज है, उसके लिए कोई क्विकली वर्क प्लान के तौर पर ये जो है काम करता है। और और ये वर्क प्लान को सैंक्शन कौन करेगा? आपका एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, वही इसको सैंक्शन करता है। एप्लीकेबिलिटी, तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये जो प्री पैक आपका जो फ्रेमवर्क है, ये एप्लीकेबल है MSMEs, माइक्रो स्मॉल जो इंडस्ट्रीज है, उनके लिए। और जो उनका डिफॉल्ट अमाउंट जो होना चाहिए, अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ से कम होना चाहिए। और अगर 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो आपको IBC या बाकी के रेजोल्यूशन प्लान आप यूज कर सकते हैं। और मान लीजिए किसी कंपनी को जो है PIRP कैन कंटेम्परी ओनली आफ्टर ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ प्रीवियस PIRP। मतलब PIRP को दोबारा अगर करना चाह रहे हैं तो कब होगा? पहले का जो PIRP है उसके 3 साल के बाद ही आप कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए पहले भी किसी कंपनी के लिए PIRP या CRP कुछ इनिशिएट किया था, तो CIRP में हमेशा कंपनी क्लोज नहीं होती, कई बार कंपनी का रेजोल्यूशन भी हो जाता है। ठीक है, तो 3 साल पहले हुआ था, तो तभी आप 3 साल के बाद ही एक नया PIRP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाउएवर इफ एनी CIRP हैज बीन रिसेंटली फाइल्ड, मान लीजिए इसी कंपनी के खिलाफ कोई CIRP फाइल हुआ है, ठीक है, उस केस में क्या कर सकते हैं? देन इफ PIRP इज फाइल्ड विद इन 14 days, तो 14 दिन के अंदर अंदर अगर आपकी PIRP फाइल हुई है, तब तो जो है PIRP को माना जाएगा। लेकिन अगर 14 दिन हो गए तो उस केस में CIRP को जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका हो गया। अब आपका आता है इनिशिएशन या ट्रिगर, मतलब कब इसकी शुरुआत की जाएगी। जो CIRP में क्या होता है कि क्रेडिटर्स के ऊपर सारा कंट्रोल होता है, लेकिन इसमें उल्टा है। ठीक है, इसमें जो है रिवर्स फ्रेमवर्क पे काम करता है। इसमें कंट्रोल तो आपका, मतलब पोजीशन तो कंपनी के पास रहता है, पर जो कंट्रोल है वो आपका क्रेडिटर्स के पास इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इसमें इनिशिएशन में क्या स्टेज है, जो CIRP में हमने देखा था, उसमें कंट्रोल किसके पास था? सारा कंट्रोल मैनेजमेंट से लेके किसको दे दिया गया था? मैनेजमेंट से लेके जो है क्रेडिटर को सारा कंट्रोल दे दिया था। इसमें क्या है, अभी जो पोजीशन है वो तो कंपनी के पास है। और एक और बात, CIRP को जनरली जो क्रेडिटर्स है वो आके CRP को इनिशिएट करता है, बट ये जो PIRP, इसको जो कंपनी है, जो डिफॉल्टर है, वो खुद आके इनिशिएट करती है। वो खुद बोलती है कि हमारे खिलाफ आप PIRP शुरू कीजिए, क्योंकि PIRP में इनको एक तरह से रिजोल्यूशन के लिए टाइम मिल जाता है। जैसे कोई लोन इनका डिफॉल्ट है, तो ये PIRP के लिए क्लेम कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, इनको टाइम मिल जाएगा। लोन PIRP मतलब एक तरह का रिजोल्यूशन प्लान होता है, जिसके तहत वो कंपनी दोबारा से एक्टिवेट हो सकती है, सही तरह से वो काम कर सकती है। तो PIRP उसी के लिए होता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि PIRP एक तरीके का रिवर्स मैकेनिज्म रहता है, इसमें पोजीशन जो है डेटर के पास ही रहता है, और जो डेटर्स है वो खुद ही क्रेडिटर्स को अप्रोच करता है रेजोल्यूशन के लिए विद द बेस, और वो रिजोल्यूशन प्लान इसमें खुद ही लेके आता है। कौन?
डेटर्स, जो कस्टमर है, जो लोन डिफॉल्टर वाला कस्टमर, वो खुद ही एक रेजोल्यूशन प्लान लेके आएगा अपने क्रेडिटर्स के पास और फिर जो है इसको पीआईआरपी को जो है शुरू करता है। और अगर एमएसएमई डिफ़ॉल्ट करती है तो 66% जो क्रेडिटर्स हैं अगर उसके फेवर में वोट देते हैं तभी जो है पीआरपी को इनिशिएट किया जा सकता है। कितना? 66%। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, सीआईआरपी में वैसे ही था ना, 66% जो है लोग एग्री करेंगे तभी कोई डिसीजन लिया जाता था, इसमें भी वैसे ही है। टाइमलाइन कितना? 120 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट। तो टाइमलाइन इतना है कि 120 दिन के अंदर अंदर जो है ये पूरा का पूरा जो पीआरपी का प्रोसेस है कंप्लीट हो जाना चाहिए। Also within 90 days of date of commencement resolution person has to submit the resolution plan। तो जो पर्सन है उसको रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना पड़ेगा 90 डेज के अंदर अंदर कि क्या हम कैसे हम इसको रिजॉल्व करेंगे, तो पूरा प्लान जो है सबमिट करना पड़ेगा। और और जो रेजोल्यूशन प्लान आपकी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स इसमें भी बनाई जाती है तो उसके द्वारा अप्रूव होना चाहिए। और अगर जो प्लान आपने बनाया है उसको टर्मिनेट मान लिया जाएगा अगर प्लान को आपका कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अप्रूवल नहीं दिया। ये क्रेडिट कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स वही है जिन्होंने इसको लोन दिया हुआ है, ठीक है, तो उनको अप्रूवल देना पड़ेगा। अगर अप्रूवल नहीं दिया उन्होंने तो उस केस में क्या किया जाएगा, उनको फिर जो है इस प्लान को जो है टर्मिनेट मान लिया जाएगा, आपके पीआईआरपी को ही टर्मिनेट मान लिया जाएगा। अब आता है आपका रेजोल्यूशन प्लान। तो रेजोल्यूशन प्लान कौन लेके आता है? जो एमएसएमई का जो डिफॉल्टर्स है वही इस रेजोल्यूशन प्लान को लेके आएगा विद इन 2 डेज ऑफ पीआईआरपी कन्विंसमेंट। 2 दिन के अंदर अंदर वो प्लान लेके आएगा, एक रिपोर्ट जो है उसको सबमिट करेगा। अगर उसमें कुछ चेंज होता है प्लान में तो वो उसको पहले से अपना जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है उसके अप्रूवल के बाद ही उसमें उस प्लान में जो है चेंज कर सकता है। अगर मान लीजिए इफ रेजोल्यूशन प्लान डज नॉट इन्विजिबल, रेजोल्यूशन प्लान से जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को कोई पेमेंट नहीं मिल पा रही है और मान लीजिए वो अप्रूव ही नहीं कर रहे क्रेडिटर्स, तो उसके इसमें नई बिडिंग जो है शुरू की जाएगी। ठीक है, तो यही आपका थोड़ा सा बता रखा है। तो मेन मेन जो क्वेश्चन इसमें से बन सकता है तो ये यही बन सकता है कि जो प्री पैकेज जो आपकी जो रेजोल्यूशन प्लान है किसके लिए, एमएसएमएस के लिए है, अमाउंट कितना है एप्लीकेबल के लिए, 1 करोड़ से कम तक का डिफॉल्ट अमाउंट होना चाहिए। और इनिशिएशन इसको शुरुआत कौन करता है, इसको इसको बोरोवर ही शुरू करता है। एक्चुअली बोरोवर खुद जाके क्रेडिटर्स को बोलता है और अगर 66% क्रेडिटर्स ओके करते हैं तो इसको स्टार्ट कर दिया जाता है। टाइम लाइन क्या है, टाइम पूछ सकते हैं 120 दिन के अंदर अंदर, पर 90 डेज के अंदर अंदर जो है जिस दिन ये शुरू हुआ उसको जो रेजोल्यूशन प्लान है वो सबमिट करना रहता है। और चलिए यहाँ पे एक इन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है दोनों में, जो अभी हमने पढ़ा पीआईआरपी एमएसएमएस के लिए और आपका सीआईआरपी, दोनों में कंपैरिजन किया हुआ है। ठीक है, एलिजिबिलिटी सिर्फ जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज है वही इसके लिए एलिजिबल है और सीआईआरपी के लिए सारे के सारे कॉर्पोरेट कोई भी हो सभी के लिए एलिजिबल है। इसमें अमाउंट अप टू 1 करोड़, ये है ओवर 1 करोड़, 1 करोड़ से आगे। इनिशिएशन इसकी शुरुआत कौन करता है, पीआरपी जो कॉर्पोरेट डेटर्स है वो खुद इसकी शुरुआत करेगा और इसमें जो है बैंक इसकी शुरुआत करते हैं। टाइम कितना है, 90 डेज के अंदर अंदर तो वो जो रेजोल्यूशन प्लान है वो सबमिट करना है और 120 डेज टोटल टाइम है। इसमें 180 डेज है और इसको एक्सटेंड किया जाएगा एक बार फिर से 90 डेज और मैक्सिमम जो ये 330 डेज तक जा सकता है। और इसमें पोजीशन किस तरह से होता है, इसमें जो पूरा कंट्रोल है क्रेडिटर्स के पास में आ जाता है। इसमें जो कॉर्पोरेट डेटर्स है उसके पास पोजीशन है लेकिन क्रेडिटर्स के पास इसमें कंट्रोल रहता है। और इसमें रेजोल्यूशन प्लान को कौन सबमिट करता है, जो कॉर्पोरेट डेटर्स है डिफॉल्टर वो खुद ही अपना प्लान सबमिट करते हैं। और अगर जो कंपनी क्रेडिटर्स की जो कमेटी है अगर उसके प्लान को रिजेक्ट कर देती है तो उस केस में मतलब उसका पेमेंट उसको नहीं मिलता तो फिर आगे इसमें बिडिंग की जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, तो ईओआई के थ्रू इनवाइट किया जाता है जो भी प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन आपके एप्लीकेंट्स और वही रेजोल्यूशन प्लान लेके आते हैं। और इसमें अगर कोई ऑप्शन नहीं होता, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर, अगर फेलियर हो गया तो लिक्विडेशन होगा। इसमें या तो आपका पीआईआरपी वही टर्मिनेट हो जाएगा, लिक्विडेशन भी हो सकता है, इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी, ठीक है, इसका इनिशिएशन तो कुछ भी इसमें से हो सकता है। और मोराटोरियम प्रोटेक्शन फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट, तो इसमें मोराटोरियम प्रोटेक्शन मिलता है, इसमें भी मिलता है। कोई भी चीज़ अगर टर्मिनेट करना है तो 66% जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है वो उनका राइट होना चाहिए। इसमें भी अगर कुछ इसको विड्रॉ करना है तो 90% का राइट कम से कम होना चाहिए। ठीक है, और चलिए ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसके साथ आपका लेटर समअप भी आ गया। और अदर टर्म्स में बस ये लास्ट वाला पॉइंट याद रख लीजिएगा, 3 साल का कूल ऑफ पीरियड मिल जाता है। अगर पीआईआरपी शुरू होगी तो 3 साल तक इनको कोई भी इनके खिलाफ कोई भी बैंक कुछ भी रिकवरी नहीं कर सकता। 3 साल का इनको कूल ऑफ पीरियड मिल जाता है। और पीआईआरपी और सीआईआरपी को पैरेलली नहीं चला सकते, या तो ये चलेगा ये चलेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे लेटर समअप आ गया। चलिए इस पार्ट 3 को हम लोग रिवाइज करते हैं और फिर इसके हम 5-6 क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट 3 हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। रिपोर्ट्स बाय लिक्विडेटर, कौन कौन से रिपोर्ट वो रेडी करते हैं, तो प्रिलिमिनरी ऐसी असेट मेमोरेंडम और भी कई सारे रिपोर्ट है। प्रिलिमिनरी में मतलब स्टार्टिंग में जो रिपोर्ट बना के बेचता है वो बताता है कि कॉर्पोरेट डेटर्स का कितना कितना कैपिटल है, असेट्स और लायबिलिटी का कितना एस्टिमेट वैल्यू है, कितना खर्चा लिक्विडेशन में आएगा, वो ये सारी चीज़ें जो है बताएगा।
और सेकंड एसेट मेंबर, इसमें एसेट को लेकर सारी बात होगी कि एसेट्स की कितनी वैल्यू है, कितने का वो सेल हो सकता है, ठीक है, किस तरह से उसको बेचा जाएगा, किस तरह का अमाउंट मिलेगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट मतलब जो जो लिक्विडेटर काम कर रहा है वो अपनी रिपोर्ट टाइम टू टाइम जो हर क्वार्टर में एग्जीक्यूटिव को भेजता है, उसी को प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलते हैं। पहली बार जब लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा तो उसकी जो भी रिपोर्ट होगी, जैसे क्वार्टर खत्म होगा तो जो भी क्वार्टर उसका नियरेस्ट क्वार्टर, मान लीजिए अगर उसको अप्रैल में किया तो मई जून जुलाई, जुलाई खत्म हुआ तो उस जुलाई खत्म होती अगस्त में जो है रिपोर्ट भेजेगा। तो जिस क्वार्टर में उसको अपॉइंट किया, जिस भी मंथ उसको अपॉइंट किया, उसके पास पहला जो उसको क्वार्टर मिलेगा उसके खत्म होती है 15 दिन के अंदर उसको रिपोर्ट भेजनी। सब्सिक्वेंट रिपोर्ट जब जब क्वार्टर खत्म होगा उसके खत्म होने के 15 दिन के अंदर उसको पूरे क्वार्टर की रिपोर्ट भेजनी। और इसके बाद इसमें नेक्स्ट बोला है कि अगर उसको हटा दिया जा रहा है या वो जा रहा है, उसका जो रोल है वो खत्म हो गया और मान लीजिए वो रिटायर हो गया कुछ भी, तो उस केस में जो है जिस दिन तक उसने काम किया उस दिन की रिपोर्ट वो उस दिन तक की रिपोर्ट वो 15 दिन के अंदर अंदर भेजेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे आपका बताया कि प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी, जो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है प्रोफेशनल्स को लेके उसके बारे में रिपोर्ट रहेगी, और जो भी स्टेक होल्डर का लिस्ट रहेगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, किसको बेचना है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, फी का इन्फॉर्मेशन रहेगा कि कितना फी या कितना रेमुनेशन पे किया जा रहा है। फिर आता है अवॉइडेंस ऑफ हिस्टोरिकल ट्रांशेस, तो 3-4 तरह के ट्रांशेस है, उसको जो है आपका एनसीएलटी जो है इग्नोर कर देगा, मतलब उसको रिवर्स कर देगा अगर उसको पता लगता है कि इस तरह की ट्रांशेस इस कॉर्पोरेट डेटर्स के साथ हुई है। एक तो होता है प्रेफरेंस ट्रांशेस, अगर किसी ट्रांशेस पे इसने जो है कॉर्पोरेट डेटर्स से किसी को प्रेफरेंस दी थी किसी ट्रांशेस में, तब कोई ट्रांशेस सस्ते रेट पे कर दी थी अंडर वैल्यू, कोई फ्रॉड इसके साथ हुआ था या कोई एक्सटॉर्शन इसके साथ की गई थी, फिरौती, इस तरह की चीजें, तो चारों ही केसेस में ये जो एनसीएलटी उस ट्रांशेस को रिवर्स मान लेगा और जिसको पेमेंट मिला होगा उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है। लिक्विडेशन वैल्यू, जिस दिन एनसीईआरटी ने उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया था सीआईआर को स्टार्ट करने के लिए, तो उस दिन जो भी आपके असेट्स थे हमारे कॉर्पोरेट डेटर्स की, उसकी क्या रियलाइज्ड वैल्यू थी, तो उस दिन की वैल्यू को लिक्विडेशन वैल्यू बोला जाता है। ये वैल्यू कैसे डिसाइड की जाती है, तो लिक्विडेटर क्या करेगा, दो रजिस्टर्ड आपके वैल्यू होने चाहिए और आप ये भी आपका सीआरपी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो जो रजिस्टर्ड वैल्यू है उनको पूछा जाएगा बताइए कितनी कितनी वैल्यू है, तो दोनों की वैल्यू को नोट कर लिया जाएगा। अगर वैल्यू में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, लिक्विडेटर क्या करेगा, किसी एक थर्ड वाले को भी बुला लेगा। ठीक है। और फिर थर्ड वाले की रिपोर्ट के बाद, ठीक है, जो तीसरा पर्सन है उसको बुलाया तो उसकी रिपोर्ट के बाद तीनों में से जो दो वैल्यू जो सबसे नियरेस्ट होगी, टू क्लोजेस्ट एस्टिमेट, जैसे 20 40 50, तो 40 50 क्लोज है तो उनको कंसिडर किया जाएगा, उनका एवरेज लिया जाएगा, वही वैल्यू जो है लिक्विडेशन वैल्यू के तौर पे कंसिडर की जाएगी। प्रायोरिटी किस तरह से दी जाएगी, मतलब पैसा मिल गया, सब कुछ बेच दिया, अब पैसे को किसको पहले पहले बांटना है। ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना सबको मिलेगा, बट पहले किसको मिलेगा, तो उसका नंबर, तो पहले आपका ये जो भी जो जिन्होंने इंसॉल्वेंसी शुरू की है, पहले हम अपने बारे में सोचेंगे, तो लिक्विडेशन पहले अपने बारे में सोचेगा कि हमने कितना खर्चा किया, कितना कितना हमारा पैसा बनता है, तो पहले अपना रिकवर करेंगे। फिर जो सिक्योर क्रेडिटर था, जिन्होंने अपना राइट जो है रिलिक्विश किया था, जिन्होंने अपना राइट्स लिक्विडेटर को दिया था कि आप ही हमारी प्रॉपर्टी बेच दो, सेकंड नंबर उनका आएगा। फिर जो वर्कमैन है उनका ड्यू 24 महीने का, जो वेज अनपेड रहेगा एम्प्लॉयज़ के 12 महीने के, फिर जो वहाँ की अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जिनका जैसे पर्सनल लोन, जिन्होंने कोई सिक्योरिटी नहीं दिया, उस तरह के सिक्योरिटर्स को जो है पैसा नंबर जो है चौथे नंबर पे आएगा। फिर जो है आपका कोई भी गवर्नमेंट का ड्यू 2 साल तक का उसको पे किया जाएगा। इसके अलावा कोई और गवर्नमेंट ड्यू के साथ साथ जो क्रेडिटर्स थे आपके, क्रेडिटर्स कहने का मतलब जो अनपेड अमाउंट था, कुछ ऐसे भी तो क्रेडिटर थे सिक्योर्ड जो खुद से पेमेंट जो है मकान को बेचे थे पर पूरा अमाउंट उनको नहीं मिल पाया था, तो जो उनका अनपेड अमाउंट है वो यहाँ से रिकवर हो जाएगा। कोई और डेब्ट या ड्यू, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको प्रेफरेंस मिलती है इक्विटी से, तो उनको पहले और फिर इक्विटी को लास्ट में, लास्ट नंबर जो इक्विटी जो उसके ऑनर है उनका नंबर लास्ट में आएगा। ठीक है। ऑनर या पार्टनर्स आप बोल लीजिए। फिर आता है राइट ऑफ सिक्योरिटी क्रेडिटर्स व्हेन लिक्विडेट, तो सिक्योरिटी क्रेडिटर्स के क्या इसमें राइट रहते हैं। ठीक है। और मतलब सिक्योरिटी क्रेडिटर्स के पास देखा जाए तो दो ऑप्शन है, या तो वो लिक्विडेशन से बाहर रहे और खुद से अपने असेट्स को बेचे, दूसरा है कि उसके पास अपने जो राइट्स है उसको रिलिंक्विश कर दे और लिक्विडेटर को बोले कि आप ही हमारी प्रॉपर्टी बेच दो, तो दो तरह के इसके पास राइट है। फिर यहाँ पे बता रखा है कि जनरली क्या चीज़ें बेनिफिट रहती है अगर बैंक लिक्विडेशन के साथ जाता है, तो लिक्विडेटर जो है आपके कोर्ट का ऑफिसर है, उसके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू बैंकों के ऑथराइज ऑफिसर, जिनको सरफासी के तहत और डीआरटी के तहत जो है रिकवरी करने का चांस रहता है। और जो प्रियोरिटी ऑफ क्लेम बैंकों को ज़्यादा क्लेम दिया जाता है गवर्नमेंट या किसी और ड्यू से, तो बैंकों के लिए एक अच्छा ऑप्शन रहता है। और जो लिक्विडेशन का जो टाइम है वो काफ़ी कम होता है और टाइमली और ट्रांसपेरेंट वे में जो है सारे डील करता है, क्योंकि जो भी रिपोर्ट है ये पूरा इसकी जो भी रिसिप्ट या पेमेंट है वो पूरा ऑडिटेड कराया जाता है, तो काफ़ी टाइम कम भी है, ऊपर से काफ़ी ट्रांसपेरेंट वे में जो है ये काम करता है। और अच्छी मतलब अच्छे रेट पे जो है प्रॉपर्टी को बेच देता है, अगर बैंक बेचेगा तो कम पैसा मिलेगा, लेकिन ये ज़्यादा रेट पे जो उसको बिकवा देते हैं, तो ये सारे इसके मेन मेन फायदे हैं। और काफ़ी बैंक अगर सरफार से डीआरटी जा रहा है तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, जहाँ पे टाइम वहाँ पे पैसा, तो टाइम पैसा सब वेस्ट होता है, तो बेटर है कि लिक्विडेशन के साथ ही जाए। फिर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड जिसने कोई प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के तौर पे दी है वो सिक्योर्ड है, जिसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं वो अनसिक्योर्ड है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर भी अनसिक्योर्ड बन सकता है लिक्विडेटर में, कैसे, जब
बैंक के पास हाउस था एज अ सिक्योरिटी, बट उसने अपना राइट जो है रिलिंक्विश किया और लिक्विडेटर को बोला कि इस हाउस को तुम बेच के मेरे को पैसा ला के दो। तो उस केस में जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो क्या बच जाएगा, अनसिक्योर्ड बच जाएगा। या एक दूसरा केस यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लीजिए घर को तो बेचना है, बैंक ने खुद से जाके बेचा, लिक्विडेटर को नहीं बोला, लोन लिया था 80 लाख का और उसमें से सिर्फ 40 लाख का घर बिका, तो 40 लाख की रिकवरी हुई, जो 40 लाख बच गए तो उस केस में उस 40 लाख के लिए जो अनपेड ड्यू बचा उसके लिए बैंक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाएगा। नेक्स्ट है रियलाइजेशन ऑफ असेट। असेट का रियलाइजेशन किस तरह से किया जाएगा। तो असेट्स को वो लिक्विडेटर की मर्जी, वो कैसे उसको बेचेगा। रियलाइजेशन मतलब बेच के पैसा रिकवर करना, वही है रियलाइजेशन। तो लिक्विडेटर की मर्जी, अगर उसका मन करेगा तो एक को एक बार में बेचेगा या सभी को एक साथ भी बेच सकता है। ठीक है, और ज़्यादातर ऑप्शन बेस के थ्रू जो है लिक्विडेशन किया जाता है असेट्स का, और बेचा जाता है मतलब। और कुछ पेरिशेबल असेट्स होंगे, जैसे कुछ कोई कंपनी है, फैक्ट्री, काम तो चल रहा था, उसको बेचना, अभी गोदाम में सामान है, उसको बेचने में जो है ज़्यादा टाइम नहीं है। वो जो असेट्स है वो मतलब वो काफ़ी पेरिशेबल है, वो जल्दी से खराब हो जाएगी, कोई खाने पीने का कोई प्रोडक्ट है कुछ, तो उस केस में उसको तो फटाफट बेच के जो है आपको जाना पड़ेगा। तो उस केस में आप ऑक्शन का वेट नहीं कर सकते, तो उसमें आपको प्राइवेट सेल करनी पड़ेगी। बट इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो बोरोवर है, डिफॉल्टर है, उसको पैसा वो जो है बेचना नहीं है। फिर ऐसे लिक्विडेशन प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो कॉर्पोरेट डेटर्स है उसके नाम पे एक अकाउंट खोला जाएगा। ठीक है, और जो भी उसका नाम होगा उसके नाम के पीछे इन लिक्विडेशन लगाया जाएगा। ये इन लिक्विडेशन इसीलिए ताकि पता लग जाए कि ये लिक्विडेशन का पैसा यहाँ पे आने वाला है। तो जब जब पेमेंट होगी, चाहे वो ड्राफ्ट के थ्रू हो रही, चेक के थ्रू हो रही, सारा पैसा आपको इस अकाउंट में जमा करना है। और मैक्सिमम आप नेक्स्ट वर्किंग डे तक जमा कर सकते हैं। 1 लाख रुपए तक जो है लिक्विडेटर कैश के तौर पे रख सकता है अपने छोटे मोटे जो खर्चे हैं। अगर 5 हजार से ऊपर के खर्चे तो उसको रिसिप्ट दिखानी पड़ेगी चेक के थ्रू, या वो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ही वो खर्चे करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन के यहाँ पे बारे में बात की कि किस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूट इसमें किया जाएगा। तो जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 90 डेज के अंदर अंदर आप कर देंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले जो लिक्विडेटर है वो अपना पैसा नहीं भूलेगा। ठीक है, ये पॉइंट बताने की जरूरत नहीं, पहले से अपना पैसा रिकवर करेगा, उसके बाद बचा हुआ पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जिस जिसका पैसा है। और फिर लास्ट में क्या होगा, मतलब जो भी पैसा आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उससे पहले इस बात को इंश्योर करना होगा कि जो भी आपकी लिस्ट थी स्टेक होल्डर, जिस जो जो क्रेडिटर्स की लिस्ट है या एसेट मेमोरेंडम जो है, वो आपने एजुकेटिंग अथॉरिटी के साथ फाइल कर ली होगी। ठीक है, असेट सेल रिपोर्ट, अब आपने असेट बेच दी, उसको लेकर आप एक रिपोर्ट बनाएंगे। उस रिपोर्ट में कितने में असेट्स बिका, क्या कितनी कॉस्ट है असेट्स की, ठीक है, किस तरह से बेचा, किस तरह से पैसा मिला, सेलर किसको सेल किया, बाकी की जो इन्फॉर्मेशन वो आपके असेट सेल रिपोर्ट में रहेगी। टाइमलाइन कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 1 ईयर में हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 90 डेज का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। अगर 1 ईयर हो गया फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको एजुकेटिंग अथॉरिटी को रीजन सब बताना पड़ेगा। अगर एडिशनल टाइम चाहिए तो कितना, वो सारी चीज़ आपको स्पेसिफाई करनी रहेगी। फाइनल रिपोर्ट, तो डिसोल्यूशन से पहले एक फाइनल रिपोर्ट जो है भेजी जाएगी एजुकेटिंग अथॉरिटी को, और डिसोल्यूशन के बाद एजुकेटिंग अथॉरिटी को आपने फाइनल रिपोर्ट भेजी, उसके बाद इसने ऑर्डर दे दिया डिसोल्यूशन का, तो अब इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। आपकी जो जिस दिन इसने एजुकेटिंग अथॉरिटी ने डिसीजन सुना है उस दिन से जो है उसका नाम भी मिट जाएगा। अभी तक तो नाम ही नाम बचा था, अभी नाम भी मिट जाएगा। और जो आर ओ सी रजिस्टर्ड कंपनी को भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी 7 दिन के अंदर, और जो आर ओ सी के पास जो उसका नाम था अपनी लिस्ट में, तो उसको वो डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसके साथ ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ऐसे प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान, ये उन एमएसएमईज के लिए है, ये सिर्फ एमएसएमईज के लिए है जो कि स्ट्रेस्ड है, मतलब जिनका एनपी है, जिनका कंडीशन बहुत खराब है, जो बैंकों के ड्यू ये सब पे नहीं कर पा रही है, तो उनके लिए ये तरीका है। पीआईआरपी इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। इसमें मिनिमम ड्यू कम से कम, जो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये उन एमएसएमईज के लिए जिनका डिफॉल्ट अमाउंट 1 करोड़ तक का है। तो मैक्सिमम 1 करोड़, आप अमाउंट याद रखिए, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है कि कितने तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, 1 करोड़ तक के लिए। ठीक है, और इनिशिएशन कौन करता है, ये आपका सीआईआरपी को तो क्रेडिटर्स इनिशिएट करते हैं, लेकिन इसको कस्टमर खुद आके बोलता है कि इसको इनिशिएट करवा दीजिए, क्योंकि फिर इसमें इसको रेजोल्यूशन प्लान, ये खुद ही अपना प्लान लेके भी आता है, और फिर जो है पीआईआरपी के थ्रू जो है इसको ये इनिशिएशन के लिए बोलता है। अगर 66% क्रेडिटर्स एग्री कर जाते हैं तो इसके प्लान को मंजूरी मिल जाती है। टाइम लाइन कितना, 120 डेज के अंदर ये रिजॉल्व हो जाना चाहिए। रिजोल्यूशन प्लान, जब भी ये मेंबर्स आते हैं पीआईआरपी के, तो 2 दिन के अंदर अंदर जो है उनको रिपोर्ट जो है रेजोल्यूशन प्लान की बतानी होती है। चलिए, ये कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे कंपैरिजन भी किया है। आपका पीआईआरपी सिर्फ एमएसएमईज के लिए है, ये सभी कॉर्पोरेट्स के लिए है। ये 1 लाख तक का डिफॉल्ट होना चाहिए, 1 लाख से ऊपर होना चाहिए। इसकी शुरुआत कौन करता है, कॉर्पोरेट डेटर से इसकी शुरुआत करता है कि हम ये प्लान लेके आए हैं, क्या ये सही होगा, इस तरह से वो बोलता है। बट इसकी शुरुआत फाइनेंशियल क्रेडिटर्स करता है। इसमें टाइम लाइन क्या है कि जो रेजोल्यूशन प्लान है एजुकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट करने का टाइम है 90 डेज, और 120 दिन में पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। उसमें कुछ भी एक्सटेंशन नहीं मिलता। इसमें 180 दिन, फिर एक बार 90 डेज का एक्सटेंशन मिलता है। सब कुछ जोड़ लिया जाए तो मैक्सिमम 330 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या है कि कॉन्सिक्वेंस, अगर ये फेलियर हो गया इनका प्लान, तो फिर या तो टर्मिनेट करना पड़ेगा पीआईआरपी, या उस कंपनी को लिक्विडेशन करना पड़ेगा। इसमें अगर ये प्लान फेल हुआ तो इसमें लिक्विडेशन होगा, इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
मेमोरेंडम प्रोटेक्शन इसको भी मिलता है और इसको भी मिलता है। अगर इसको टर्मिनेट करना है तो 66% जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है वो उसको टर्मिनेट के लिए बोलेंगे तब हो जाएगा। अगर इसको टर्मिनेट करना है तो 90% क्रेडिटर्स बोलना चाहिए तभी इसमें होगा। बाकी टर्म्स दोनों एक साथ नहीं रन कर सकती, मतलब या तो पीआईआरपी या सीआरपी एक साथ पैरेलली काम नहीं कर सकती। 3 साल का कूल ऑफ पीरियड इसमें मिल जाता है। मतलब अगर एक बार आपने कूल ऑफ पीरियड, मतलब एक बार अगर आपने पीआईआरपी अपने अप्लाई किया तो 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अगला पीआईआरपी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका कूल ऑफ का मतलब हो गया। चलिए लेटर सम अब आपका आ गया और फिर अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। पहला, व्हेन ए बैंक इनिशिएट ए कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन इन रिलेशन टू अ कॉर्पोरेट डेटर्स, तो किस केस में जो है बैंक ऐसा करता है। सीआईआरपी की बैंक शुरुआत क्यों करता है। सीआईआरपी हो गया ना, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान। कई सारे इसमें ऑप्शंस दिए कि ऑन डिटरमिनेशन, जब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है डिफॉल्ट डिक्लेयर करती है, जब उसका नेटवर्थ नेगेटिव हो जाता है और बैंक जो है उसको एनपीए क्लासीफाई करता है, और लास्ट अकरेंस ऑफ डिफॉल्ट, तो आंसर हो जाएगा डी, डिफॉल्ट अगर होता है तो उसके बाद ही ऐसा कर सकते हैं। सेकंड है, कैन एन इंटीरियम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स एक्ट एज, तो जो इंटीरियम है मतलब जिसको टेम्पररी बेसिस पे जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एनसीएलटी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो क्या वो परमानेंट बन सकता है। हाँ बन सकता है, लेकिन जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है कम से कम 66% जो है वोटिंग राइट्स उसको ओके बोलेंगे, तो जो टेम्पररी वाला है वो परमानेंट बन जाता है। ठीक है, तो ए इसका आंसर हो गया। ये हम सब ऑलरेडी चैप्टर में देख चुके हैं। तीसरा, एन एप्लीकेशन अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लिक्विडेटर रिजेक्टिंग द क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स मे बी मेड टू, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका लिक्विडेटर का जो डिसीजन लिया गया है, ठीक है, जो एप्लीकेशंस है, अगर आप लिक्विडेटर ने डिसीजन लिया उसके खिलाफ आप जाना चाह रहे हैं, उसका जो क्लेम है उसके खिलाफ जाना चाह रहे हैं, तो आपको मालूम है लिक्विडेटर खुद से डिसाइड करता है देख के, तो उसने किसी क्रेडिटर के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। उसने क्रेडिटर को बोला कि तुमने जो प्रूफ दिया है कि तुमने इसको लोन दिया वो सफिशिएंट नहीं है, तो लिक्विडेटर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्रेडिटर के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, कोई बैंक है मान लीजिए, सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स नहीं ला पाया, तो लिक्विडेटर ने बोला नहीं तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, तुम सही डॉक्यूमेंट्स नहीं लाए, तो उसका रिजेक्शन हो गया। तो या क्या ये क्रेडिटर कहीं जाके बोल सकता है, यस, ये कहाँ जाके बोल सकता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी जो कि एडजुकेटिंग अथॉरिटी है, वहां जाके बोल सकता है। ठीक है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। और चौथा आपका आंसर आता है, चौथा क्वेश्चन आता है, एन एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी कैन बी विड्रॉल, बैंक्रप्सी को लेकर इंसॉल्वेंसी को लेकर जो एप्लीकेशन दी गई है उसको विड्रॉल करना है, कितना वोटिंग परसेंटेज चाहिए। तो आप जानते हैं कि ये आपने एनसीएलटी के थ्रू जो शुरू किया तो उसमें कम से कम 90% अगर सब ओके बोल देंगे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स कि हाँ इसको हम विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तभी अलाउ होगा 90%। ठीक है, और जो दूसरे वाला है उसमें 66% सीओसी, जो आपका हमने दूसरा देखा था ना एक जो आपका ये लेटेस्ट जो हमने देखा था आपका पीआईआरपी वाला, अगर इसको डिसॉल्व करना है तो 66%, और उसको डिसॉल्व करना है जो पहले हमने देखा था सीआईआरपी, उसको डिसॉल्व करने के लिए 90% चाहिए कम से कम। ठीक है, तो 90% सी इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, एनी पर्सन एग्रीवेटेड बाय द ऑर्डर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो एनसीएलटी के डिसीजन से खुश नहीं है, तो कोई और है अपीलेट अथॉरिटी है, यस है, वो कहाँ अपील कर सकता है, एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, तो एपिलेट ट्रिब्यूनल को जाके बोल सकता है। अगर एपिलेट ट्रिब्यूनल की बात से भी सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जाके बोलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट है द टर्म ऑफ ए ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन, तो यहाँ पे आपको बताया कि जो आपका आईबीबीआई है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो उसका जो चेयरमैन होता है वो कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है, तो टेन्योर वहाँ पे चैप्टर में से नहीं बताया, वो 5 साल तक का होता है और 65 ईयर से, मतलब मैक्सिमम 65, 5 साल या मैक्सिमम 65 विच इज अर्लियर, जो कि पहले आ जाएगा उस एज तक एप्लीकेबल रहेगा। सातवां और लास्ट क्वेश्चन है, हु मेक रेगुलेशंस टू बी एडॉप्टेड बाय इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, तो रेगुलेट कौन करता है। तो इंसॉल्वेंसी आपके जो प्रोफेशनल्स है उनको रेगुलेट करने का काम आपका आईबीबीआई करती है, यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई। ठीक है, यही रेगुलेटर हमारी होती है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।